नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 1972 के अंतर्गत सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्शन 11 इस बात की बात करता है कि विदाउट अलॉटमेंट या फिर 11 के बाद की जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसमें दी गई व्यवस्था के सिवाय किसी तरह का मकान को अलॉटमेंट के तौर पर ना दिया जाए। यानी कि उसको या तो धारा 16 में अलॉटमेंट ऑर्डर कर दिया जाए या फिर धारा 11 के बाद के जो अन्य प्रोविज़न है उनमें दी गई व्यवस्था के अनुसार ही मकान को किराए पर दिया जाए। धारा 11 सिर्फ इतनी सी बात करता है। धारा 12 जो है डीम्ड वैकेंसी की बात करता है कि कब मकान मालिक या किराएदार से मकान को खाली समझा जाएगा, किन परिस्थितियों में खाली समझा जाएगा। इसमें आवासिक भवन और अनावासिक भवन दोनों के बारे में व्यवस्था की गई है। विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ बताई गई हैं। इसमें बताया गया है किस तरीके से मकान को खाली समझा जाएगा, कब यह इसका मकान का अध्यासन समाप्त समझाएगा। इसमें 5 क्लॉजेस दिए गए हैं और क्लास 3 को 3 का और 3 खा में भी बांटा गया है। और अगर क्लास 1 की बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कब मकानदार या किराएदार को भवन का अध्यासन समाप्त समझाएगा। भाई मकानदार का तो अध्यासन समाप्त समझ में आता है कि मकानदार अगर या किराएदार को अगर मकान देगा तो उसका अध्यासन कब समाप्त में दे, लेकिन मकानदार या किराएदार दोनों ही वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि किराएदार यदि कोई सिकनी किराएदार रख लेता है तो वहाँ पर भी ये प्रोविज़न लागू होगा। तो उसमें ये बताया गया है कि मकानदार या किराएदार दोनों ही इस स्थिति में कब जो है भवन का अध्यासन समाप्त हो जाएगा। उसमें A, B, C करके 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन में है कि जब किराएदार या ने अपना सामान हटा लिया हो, सब्सटेंशियल रूप से सामान अपना हटा लिया हो, या फिर परिवार के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को किराए पर दे दिया गया हो। तीसरी स्थिति है अगर आवासीय भवन की स्थिति में उसके तथा उसके परिवार के सदस्य ने किसी अन्य स्थान पर स्थायी निवास बना लिया हो तो वही भवन का अध्यासन समाप्त माना जाएगा। अब इसके क्लास 2 जो है वो अनावासिक भवन की दशा में बताया गया है कि अगर नॉन रेसिडेंशियल भवन है तो उस परिस्थिति में क्या होगा। अगर कारोबार में कोई कारोबार चला रहा है और कारोबार में परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य को कारोबार में शामिल कर लिया हो तो भवन का अध्यासन समाप्त माना जाएगा। क्लास 3 भी जो है आवासिक भवन की दशा में की बात करता है, यानी कि किराएदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगर में, नोटिफाइड एरिया में या फिर टाउन और एरिया में कोई आवासिक भवन या रिक्त स्थिति में अर्जित कर ले तो उस स्थिति में भवन का अध्यासन समाप्त माना जाएगा। क्लास 3 क्या कह रहा है? क्लास 3 ये कह रहा है कि किराएदार या उसके परिवार का कोई सदस्य उसी नगर, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया में कोई आवासिक भवन या कोई अन्य रिक्त स्थान अर्जित कर ले तो भवन का अध्यासन समाप्त माना जाएगा। इसमें नीचे एक प्रोविज़ो लगा है। प्रोविज़ो में बताया गया है कि इस अधिनियम से प्रारंभ से पूर्व अगर भवन किराए पर ले रखा है, यानी किसी भवन में आवासिक भवन में अध्यासन कर लिया है, तो उस अध्यासन की दिनांक से 1 वर्ष के बाद अगर जब समय बीत जाएगा तो ये भवन जो होगा भवन में अध्यासन समाप्त माना जाएगा, यानी डीम्ड वैकेंसी मानी जाएगी। इसमें एक स्पष्टीकरण में बताया गया है कि स्पष्टीकरण में 2 शब्दों की डेफिनेशन दी गई है कि किसी भवन को अन्यथा अर्जित करने की क्या परिभाषा होगी या फिर परिवार के सदस्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके विषय में बताया गया है। तो पहले जो बताया गया है कि किसी भवन को अन्यथा अर्जित कर लिया गया है समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? यदि वो टेनेंट है या इलाटी है या लाइसेंसी के रूप में आवासिक प्रयोजन से सार्वजनिक भवन का अध्यासन कर लिया हो तो ये मान लिया जाएगा उसने कोई भवन को अर्जित कर लिया गया है, चाहे वो लाइसेंसी हो, चाहे टेनेंट हो या फिर इलाटी हो। और परिवार के सदस्य के अंतर्गत कौन नहीं होगा इसके विषय में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समानता ऐसे किराएदार के साथ ना रहता हो और ना ही उस पर पूर्णतः आश्रित हो।
3 का में जो है आवासिक भवन के किराएदार की बात करता है। यहाँ यह बताया गया है कि अगर सरकारी है या लोकल अथॉरिटी है या पब्लिक कॉरपोरेशन या अन्य सेवा योजना के अधीन कोई व्यक्ति स्थानांतरण की यानी ट्रांसफरेबल पोस्ट पर है और अन्य नगर में ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जून के 30वें दिनांक को या फिर उस नगर में कोई आवास का अलॉटमेंट के दिनांक में जो भी पश्चातवर्ती हो उस तारीख से अध्यासन समाप्त माना जाएगा। 3 खा में भी आवासिक भवन के किराएदार की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि किसी नगर में म्यूनसिपाल्टी में नोटिफाइड एरिया में टाउन एरिया में जहां भवन स्थित है, व्यापार सेवा योजना या आजीविका में कोई व्यक्ति इंगेज है और ऐसा इंगेजमेंट समाप्त हो जाता है तो वह अन्य नगर म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया टाउन एरिया में जहां अन्य भवन का मकानदार है तो भवन के अध्यासन के दिनांक से वह अध्यासन जो इस शहर में जो अध्यासन है वो समाप्त माना जाएगा। चौथे क्लास में बता दिया गया है कि अगर एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 खा में जो मकानदार में किराएदार का जब अध्यासन समाप्त होगा यानी क्लास 1 से लेकर के 3 खा तक की जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं उसमें अगर मकान का अध्यासन समाप्त होगा तो उस तारीख से भवन को रिक्त समझा जाएगा। क्लास 4 में साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। क्लास 5 में ये कह दिया गया धारा 3 में कोई किराएदार है और उसके परिवार का सदस्य है जो 1976 का जो अमेंडमेंट से पहले किराए पर दिया हो तो मकानदार या किराएदार के रूप में किराएदारी को बेदखली के लिए धारा 21(1) के अधीन आवेदन करने का अधिकारी होगा, भले ही भवन में इस अधिनियम के शेष उपबंध के न लागू हों। तो ये आपने देखा कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के ऊपर जो 1972 का किराएदारी अधिनियम है उसके ऊपर मैंने आज चर्चा की है। सेक्शन 11 में सिर्फ ये बताया गया है कि जो अलॉटमेंट के अतिरिक्त की कंडीशन के अतिरिक्त अन्य कोई मकान जो है किराएदार को ना दिया जाए, यानी कि अलॉटमेंट कब होगा, यानी धारा 16 के प्रोविज़न के अंतर्गत जो अलॉटमेंट हो उसी तरीके से किराएदार को मकान दिया जाए, या फिर धारा 11 के बाद पड़ने वाले कोई अन्य प्रोविज़न्स हैं उनके आधार पर मकान को किराए पर दिया जाए। 12 में एक डीम्ड वैकेंसी की बात बताई गई जिसमें बताया गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की जो परिस्थितियाँ दी गई हैं इसमें बताया गया किन परिस्थितियों के अंतर्गत कब भवन का अध्यासन समाप्त माना जाएगा। और क्लास 4 में ये कह दिया गया है कि पीछे दिए गए जो भी क्लॉजेस है उसमें जो भवन का अध्यासन समाप्त हो जाएगा वो डीम्ड वैकेंसी मानी जाएगी। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूपी उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराएदार की बेदखली का अधिनियम 1972 के अन्य प्रोविज़न के ऊपर मैं अपने आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।